जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज से हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें उत्तराखंड में जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं, स्नातक स्तरीय परीक्षाएं हैं, जैसे कि वीडियो, बीपीडीओ और वन दरोगा, सचिवालय रक्षक, इन सभी परीक्षाओं से संबंधित मैं प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूं, जिसमें कि उत्तराखंड जीके से संबंधित प्रैक्टिस सेट आएंगे, प्लस अलग से जीएस के लिए भी प्रैक्टिस सेट में लाया करूँगा। इन प्रैक्टिस सेट्स में जितने भी प्रश्न होंगे वो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, और इन प्रश्नों के साथ ही साथ मैं आपको जो अदर फैक्ट्स बताया करूँगा वो भी आप इसमें नोट डाउन कीजिएगा। वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा पहला दिन, पहला प्रैक्टिस सेट जो कि उत्तराखंड जीके से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को। इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। टिहरी में इनका जन्म हुआ था। टिहरी के जखोली ब्लॉक है, ध्यान रखिएगा, जखोली ब्लॉक के अखोड़ी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर पूछा गया है उत्तराखंड का गांधी। अगर आपसे पूछे पहाड़ का गांधी बोला जाता है जसवंत सिंह बिष्ट को। अगर आपसे पूछे कुमाऊं का गांधी किसे बोला जाता है, तो कुमाऊं का गांधी, ये था पहाड़ का गांधी। अगर आपसे पूछे कुमाऊं का गांधी किसे बोला जाता है, तो देवकीनंदन पांडे को बोला जाता है। अगर आपसे पूछे बागेश्वर का गांधी किसे बोला जाता है, तो दुर्गा प्रताप शाह को बोला जाता है। और अगर आपसे पूछे सल्ट का गांधी किसे बोला जाता है, तो सल्ट का गांधी हरगोविंद पंत को बोला जाता है। इतने क्वेश्चन आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध डैश से है। तो ऑप्शन है बगदर्शन, भैरव दत्त, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कर्मभूमि जो साप्ताहिक पत्र था या अखबार था, उसका संपादन जो था वो भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया दोनों ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, ये जो कर्मभूमि साप्ताहिक पत्र था इसका संपादन कहाँ से किया था, तो ध्यान रखना, पौड़ी के लैंसडाउन से इसका संपादन किया गया था। कब किया था? 1939 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें भक्त दर्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भक्त दर्शन से आपको एक चीज़ याद रखनी है, भक्त दर्शन उत्तराखंड के ऐसे व्यक्ति थे, महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने जाति सूचक शब्द को अपने नाम के आगे से हटा लिया था। और इनकी कुछ रचनाएं भी पेपर में पूछी जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गढ़वाल की विभूतियाँ, और भी इनकी रचनाएं जैसे कि सुमन स्मृति ग्रंथ और स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ, ये इनकी कुछ रचनाएं जो आपको याद रखनी है भक्त दर्शन की। यहाँ पर जो भैरव दत्त धूलिया जी हैं, इनकी भी एक रचना आपको याद रखनी है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। ये आप इनकी एक रचना याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौशिक समिति का गठन डैश में हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो वैसे हो जाएगा वो ऑप्शन ए 1993 में कौशिक समिति का गठन हुआ था। लेकिन कई जगह पर इसका जो गठन है वो 4 जनवरी 1994 भी आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, 1994, ये भी इसका आंसर वैसे सही है। तो आप दोनों ऑप्शन याद रख लेगा, 1993 भी और 1994 भी। तो क्या थी ये कौशिक समिति? तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन होने जा रहा था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर हमारा उत्तराखंड बना है, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, ध्यान रखिएगा, मुलायम सिंह यादव
मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। 6 सदस्यीय समिति बनाई गई थी जिसका नाम था जिसके अध्यक्ष थे रमाशंकर। तो इसलिए इस समिति का नाम पड़ा था रमाशंकर कौशिक समिति। इस समिति को उत्तराखंड की इस समिति को क्या कार्य दिया गया था कि उत्तराखंड की जो रूपरेखा है वो कैसी होनी चाहिए। तो इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो ध्यान रखेगा, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल 1994 को जारी की थी। 30 अप्रैल 1994 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और जिसमें उन्होंने बताया था कि उत्तराखंड में 8 जिले होने चाहिए, ध्यान रखिएगा 8 जिले और 3 मंडल बनाने की मांग की थी। तो ये आप कौशिक समिति से याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना गया है। तो ध्यान रखिएगा स्कंद पुराण में स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना गया है। आप इससे एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, उत्तराखंड में जैसे जो स्कंद पुराण है उसमें तो गढ़वाल को केदारखंड बोला गया है, तो कुमाऊं को क्या बोला गया है, तो कुमाऊं को बोला गया है मानस खंड। कुमाऊं को मानस खंड बोला गया है। और पुराणों में ही इस केदारखंड और मानसखंड यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल के संयुक्त क्षेत्र को इलावर्त, खसदेश आदि नामों से भी जाना गया है। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखोगे। नेक्स्ट है गढ़वाल के पवार या परमार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो ध्यान रखिएगा गढ़वाल में एक पवार वंश भी हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है उत्तराखंड के इतिहास की दृष्टि से। तो इसका जो संस्थापक था वो राजा कनकपाल था। गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपसे पूछे गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना कब हुई थी तो 888 ईस्वी में गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना हुई थी। इसका संस्थापक कनकपाल को माना जाता है। आइए जानते हैं कनकपाल से जुड़ी कुछ बातें। तो ध्यान रखिएगा कनकपाल जो था, कनकपाल को माना जाता है कि ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। तो जब ये उत्तराखंड में आया था, खासकर गढ़वाल वाले रीजन में जब आया था, तब इसे यहाँ पर जो राजा था जिसका नाम था भानु प्रताप को ये पसंद आया और भानु प्रताप ने अपनी बेटी की शादी जो थी वो कनकपाल से कर दी। और चांदपुरगढ़ चमोली में स्थित चांदपुरगढ़ में राजा कनकपाल ने इस पवार वंश की नींव रखी। ध्यान रखिएगा चांदपुरगढ़ में पवार वंश की नींव रखी गई थी राजा कनकपाल के द्वारा। और ऐसा माना जाता है कि ये गुर्जर प्रदेश से आया था, ये भी ध्यान रखिएगा गुर्जर प्रदेश से आया था। कई इतिहासकार मानते हैं कि गुर्जर प्रदेश से आया था। अब देखिए अधिकतर इतिहासकार जो हैं वो गढ़वाल का जो पवार वंश का संस्थापक है वो कनकपाल को मानते हैं, लेकिन जो राहुल सांकृत्यायन है, अच्छा इसे आदि पुरुष भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आदि पुरुष भी बोला जाता है। आदि पुरुष का मतलब एक तरीके से संस्थापक ही हो गया। तो अगर आपसे पूछे राहुल सांकृत्यायन जो है वो किसे पवार वंश का आदि पुरुष या पवार वंश का संस्थापक मानते हैं तो वो अजयपाल को मानते हैं। ध्यान रखिएगा अजयपाल जो है पूरे पवार वंश का सबसे शक्तिशाली बोल सकते हैं प्रभावी राजा रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में पवार वंश में जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो इतने क्वेश्चंस आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुगल व्यक्तित्व जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो ध्यान रखिएगा मुगल व्यक्तित्व यानी कि मुगल का कौन सा व्यक्ति था जो उत्तराखंड में आकर के जिसने शरण ली थी, तो वो था सुलेमान सिखो। ध्यान रखिएगा इसे अभागा शहजादा भी कहा जाता है। जानते हैं इससे जुड़ी कुछ कहानी। ध्यान रखिएगा तो जब देश में मुगल साम्राज्य था, जब शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है तो शाहजहाँ की मृत्यु के बाद उसके जो बेटे होते हैं 4 बेटे, उनमें उत्तराधिकार का युद्ध होता है। उनमें सबसे बड़ा जो बेटा होता है वो होता है दारा सिको और उनका एक और बेटा होता है जिसका नाम होता है औरंगजेब। तो औरंगजेब, दारा सिको और बाकी के दोनों भाइयों में
उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब बाकी के दोनों भाइयों को हरा देता है और साथ ही दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच भी काफ़ी घमासान युद्ध होता है, जिसमें दारा शिकोह को वो मार देता है। दारा शिकोह का जो बेटा होता है सुलेमान शिकोह, तो दारा शिकोह उसे औरंगजेब के प्रकोप से बचाने के लिए वहाँ से भागने को कहता है। तो सुलेमान शिकोह भागकर उत्तराखंड आ जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो सुलेमान शिकोह था वो चंद वंश, जो कुमाऊं में चंद वंश था, उसके राजा बाज बहादुर चंद के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर बाज बहादुर चंद उसे शरण नहीं देता। तो वो भागकर गढ़वाल में जो पवार वंश चल रहा था, पवार वंश के राजा पृथ्वीपति शाह के पास जाता है। पृथ्वीपति शाह ने इस सुलेमान शिकोह को अपने दरबार में शरण दी थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार UKSSC ने एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। लेकिन पृथ्वीपति शाह का ही बेटा जो कि मेदिनी शाह था, मेदिनी शाह ने षड्यंत्र करके इस सुलेमान शिकोह को पकड़वा दिया। तो इस तरीके से इसकी सारी कहानी थी। ध्यान रखिएगा, इसे अभागा शहजादा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में ढांढक आंदोलन का संबंध किससे है? तो टिहरी में ढांढक आंदोलन का संबंध है मजदूरों से। ध्यान रखिएगा, कुछ और आंदोलन बता रहा हूँ जिससे आप याद रखिएगा, जैसे कि कनकटा बैल आंदोलन। कनकटा बैल आंदोलन का संबंध किससे? भ्रष्टाचार से। कोटा कर्रा आंदोलन, इसका संबंध है भूमिहीन किसानों से। डूंगी पैंतोली आंदोलन, इसका संबंध है बांज के वृक्षों के संरक्षण से। उत्तराखंड में बांज के वृक्षों के संरक्षण से। तो इतने फैक्ट्स आप इस क्वेश्चन से याद रखोगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? ए लाल कुआं, खटीमा, हरिद्वार या चक्राता में? तो ध्यान रखिएगा, लाल कुआं में उत्तराखंड के कागज का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। कहाँ पर, किस ज़िले में है लाल कुआं? तो ध्यान रखिएगा, लाल कुआं जो है वो नैनीताल ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर बसा है? तो ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बसा हुआ है। आइए जानते हैं टिहरी डैम से जुड़ी जितनी भी फैक्ट्स हैं उन सभी को। तो ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध को बनाने के लिए योजना आयोग से स्वीकृति कब मिली थी? 1972 में। इसका कार्य कब शुरू हुआ था? इसका कार्य शुरू हुआ था 1978 में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा इसका कार्य शुरू होता है, लेकिन इसका काम बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। 1986 में जब रूस के राष्ट्रपति ने यहाँ का दौरा किया तो उसके बाद इस टिहरी डैम के काम में तेजी आई और इसका काम जल्दी से होने लग गया। साथ ही जब ये टिहरी डैम बनने की शुरुआत हुई थी यूपी सिंचाई विभाग द्वारा, तब ये मात्र 600 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने में सक्षम था। लेकिन रूस के राष्ट्रपति के आने के बाद जब इसका काम तेजी से बढ़ा, तब इसकी जो उत्पादन क्षमता हो गई थी वो 2400 मेगावाट हो गई थी, जो कि वर्तमान में टिहरी डैम की जो उत्पादकता है वो 2400 मेगावाट ही है। उसके बाद THDC इसके निर्माण में तेज़ी के लिए एक संस्था थी, या उसका गठन किया था THDC का, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका गठन कब किया गया था? 1988 में इसका गठन किया गया था। टिहरी डैम की जो ऊंचाई है, टिहरी डैम की ऊंचाई ध्यान रखिएगा 260.5 मीटर ऊंचा ये डैम है। ये एशिया का सबसे ऊंचा और पूरे विश्व में ऊंचाई में चौथे नंबर का डैम है।
ध्यान रखिएगा, एशिया में सबसे ऊंचा है ये, और एशिया पूरे विश्व में चौथे नंबर का सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी डैम। ये किस नदी पर बना है? ध्यान रखिएगा, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर ये डैम बना है। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर ये डैम बना है। इसका जो स्थानीय नाम है, ध्यान रखिएगा, इसका स्थानीय नाम क्या है? इसके दो नाम है, एक स्थानीय और एक औपचारिक नाम। सॉरी, इसके दो नाम है। स्थानीय नाम क्या है इसका? स्थानीय नाम ध्यान रखिएगा, इसका है सुमन सागर। और इसका आधिकारिक नाम जो है, आधिकारिक नाम वो है स्वामी राम तीर्थ सागर। तो ये इसका स्थानीय नाम और आधिकारिक नाम है। इसका जो जलाशय है उसे सुमन सागर के नाम से ही जाना जाता है एक तरीके से, अगर हम देखा जाए तो, या फिर रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। इस डैम को राष्ट्र का गांव की उपाधि दी गई है। राष्ट्र का गांव कहा जाता है इसे, टिहरी डैम को। इसकी जो पहला चरण, बिजली उत्पादन का जो पहला चरण है वो कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, वो 2006 में इसका पहला चरण शुरू हुआ था। इसका जो डैम के जो पीछे जो जलाशय है उसका कितना एरिया है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, 42 किलोमीटर स्क्वायर का जो है वो इतने एरिया में इसका जलाशय फैला हुआ है। तो इतने फैक्ट्स आप टिहरी डैम से याद रखोगे। नेक्स्ट है विरई गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक रही थी? तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में ही मिल गया, जो कि विरई गंगा के अवरुद्ध हो जाने से ही गोना झील का निर्माण हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है कि गोना झील का निर्माण किसके कारण हुआ था? जब विरई जो गंगा थी उसके अवरुद्ध हो जाने से गोना झील बनी थी। गोना झील चमोली जिले से संबंधित है। और ये कितने वर्षों तक रही? ये रही थी 62 वर्षों तक। ध्यान रखिएगा, 62 वर्षों तक ये झील रही थी। नेक्स्ट है बुनकरों के उत्पादन में वृद्धि, तकनीकी कौशल एवं आधुनिकीकरण हेतु उत्तराखंड में कौन सी योजना संचालित है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन सी योजना है? तो इसमें से कोई सी भी योजना नहीं है। तो जो बुनकर के उत्पादन में वृद्धि और तकनीकी कौशल के लिए जो उत्तराखंड में योजना थी उसका नाम था मुख्यमंत्री, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, CM मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना। तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड में जो बुनकरों के उत्पादन में वृद्धि के लिए थी, उनकी तकनीकी कौशल के लिए थी, ये थी मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की जो स्थापना है वो देहरादून में की गई है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? लोहारी नाग पाला परियोजना उत्तरकाशी में, पाला मनेरी परियोजना उत्तरकाशी में, किसौ बांध परियोजना देहरादून में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें से हमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ये सारे के सारे जो मैच द फॉलोइंग है ये सही है। लोहारी नाग पाला परियोजना उत्तरकाशी में ही है, भागीरथी नदी पर। पाला मनेरी परियोजना भी उत्तरकाशी में, ये सेम भागीरथी नदी पर। और किसाऊ बांध परियोजना देहरादून में है, टोंस नदी पर। इतना आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हरिद्वार किन दो राष्ट्रीय राजमार्गों के संगम पर बसा है? तो यहाँ पर इसमें जो नेशनल हाईवेज के जो नाम दे रखे हैं, जो नंबर दे रखे हैं, वो पुराने दे रखे हैं, जबकि इन सभी के नाम अब चेंज हो चुके हैं। तो फिलहाल ये पुराने नाम है। इसके आधार पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, NH 58 और NH 74।
वर्तमान में लेकिन इनका नाम चेंज हो चुका है, ध्यान रखिएगा। जो वर्तमान में NH58 है उसका नाम NH7 हो चुका है, और NH74 जो है वो कई भागों में टूट चुका है, जैसे कि इसमें NH734 भी आ जाएगा, 309 भी आ जाएगा, 349 भी आ जाएगा NH, और NH30 भी आ जाएगा। 74 इतने में टूट चुका है। तो ध्यान रखिएगा ये इसके नए नाम है और ये इनके पुराने नाम है। तो लेकिन UKSSC जो है वो एक पेपर में उसने नए आंकड़े आने के बाद भी, उसने नाम चेंज होने के बाद भी पुराने ही नाम एग्ज़ाम में दिए थे। तो इसलिए आपको पुराने नाम भी याद होने चाहिए और जो नया नाम आया है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो हरिद्वार किस पर बसा है, ध्यान रखिएगा, हरिद्वार जो है वो NH58 और 74 पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, और हाँ एक और चीज़, अगर आपसे पूछे कभी उत्तराखंड का सबसे बड़ा NH कौन सा है और सबसे छोटा NH कौन सा है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा NH कौन सा है, तो सबसे बड़ा NH है जो NH7 ही है, ध्यान रखिएगा, और सबसे छोटा NH जो है वो 309 है। तो इतने क्वेश्चंस आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्थानीय भाषा में बसक्याल किस ऋतु को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में जो ऋतु हैं उनको स्थानीय भाषा में नाम से जाना जाता है। तो बसक्याल जो है वर्षा ऋतु को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बसक्याल किसे कहा जाता है, वर्षा ऋतु को कहा जाता है। तो इसी तरीके से ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है उत्तराखंड के स्थानीय भाषा में, ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी या खरसाऊ भी कहा जाता है, रूढ़ी या खरसाऊ भी कहा जाता है, और शीत ऋतु को स्युंद कहा जाता है। तो इतने फैक्ट्स आप इस क्वेश्चन से याद रखोगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय या संवेदनशील क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बागेश्वर और चमोली जो जिले हैं वो इन ऑप्शंस के आधार पर भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय और संवेदनशील माने जाएंगे। आपको एक और चीज़ याद रखनी है, हमारा जो पूरा उत्तराखंड है, पूरा उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से 2 जोन में आता है, जोन 4 और जोन 5 में। तो ध्यान रखिएगा जोन 4 में कौन से ज़िले आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जोन 4 के ज़िले, तो जोन 4 में जो ज़िले आते हैं वो हमारे पास आता है उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, उधम सिंह नगर, US नगर और नैनीताल। ये 5 ज़िले हैं जो जोन 4 में आते हैं, और हरिद्वार और पौड़ी को छोड़कर बाकी सभी ज़िले जो हैं वो जोन 5 में आते हैं। इतना आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, श्रीनगर में अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। अजयपाल, मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था, पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे प्रभावी राजा जो था वो अजयपाल था, जिसे राहुल संकृत्यायन ने पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना है। तो अजयपाल ने जो राजभवन बनवाया था श्रीनगर में, वो कब भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो ध्यान रखिएगा हमारे उत्तराखंड की दृष्टि का सबसे बड़ा भूकंप जो आया था वो सन 1803 में आया था। ये भूकंप लगभग रिक्टर स्केल पर जो इसकी माप थी वो 9 रिक्टर स्केल की जो माप थी इसकी, इतनी तीव्रता का, 9 की तीव्रता का ये भूकंप था लगभग। इससे उत्तराखंड में जो गढ़वाल रीजन था उसकी 80% जो लोग थे वो मर गए थे। इसमें काफ़ी क्षति हुई थी, यहाँ तक कि इस भूकंप के बाद ही गढ़वाल में जो ये त्रासदी थी, इसके बाद उत्तराखंड में पंवार वंश का भी जो शासन था वो समाप्त हो गया था। गोरखाओं ने इस त्रासदी का फ़ायदा उठाकर गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल में पंवार वंश का एंड करके गोरखा वंश शुरू कर दिया। तो इसे भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट है, किस वृक्ष को उसकी बहुउपयोगिता के कारण उत्तराखंड का सोना कहा जाता है। तो उत्तराखंड का सोना किसे कहा जाता है, बांज वृक्ष को, अभी मैंने बताया था। और बांज वृक्ष के संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन चला था, डूंगी पैंतोली आंदोलन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान
कहाँ पर है? तो FRI, FRI कहाँ पर है? तो FRI है देहरादून में, ध्यान रखिएगा। FRI से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए FRI से आपको कुछ ईयर्स याद रखने, जैसे कि 1878, 1884, 1906, ये 3 सन आप इससे याद रखिएगा। 1878 में वन अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना हुई थी, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से इसकी स्थापना होती है। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से इसकी स्थापना होती है। 1884 में इसका नाम इम्पेरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया जाता है और 1906 में इसका नाम इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है। और स्वतंत्रता के बाद इसमें से इम्पीरियल शब्द को भी हटा दिया जाता है, तब ये रह जाता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर आपसे कभी पूछे FRI की स्थापना कब हुई थी, तो FRI की स्थापना आप 1906 ही बताओगे, 1906 ही बताओगे। इसीलिए 2006 में FRI की स्थापना से संबंधित प्लैटिनम जुबली भी बनाई गई थी, यानी कि इसके स्थापना को 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्लैटिनम जुबली बनाई गई थी। FRI जो है, FRI का जो गेट है उसे ब्रांडिस गेट के नाम से जाना जाता है। इसकी जो डिज़ाइन थे, इसके जो वास्तुविद थे, यानी कि इसका डिज़ाइन किसने दिया था, इसकी जो ये बिल्डिंग है FRI की, इसका डिज़ाइन किसने बनाया था, तो उसका नाम भी आप याद रखिएगा, ब्लूमफील्ड। एक सेकेंड, ब्लूमफील्ड ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। इतने फैक्ट्स आप इसके याद रखोगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूरी या रूढ़ी होगा यहाँ पर, किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था आपको, ग्रीष्म ऋतु को ही उत्तराखंड में रूढ़ी या खरसाव बोला जाता है, शीत ऋतु को स्यूंद बोला जाता है, वर्षा ऋतु को बसक्याल बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती होगी? तो ध्यान रखिएगा, किस जिले में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तराखंड में? तो पौड़ी जिले में शीत ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होती है। वैसे अगर नॉर्मली पूछेगा कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है, तो वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर है, टिहरी का। वहाँ पर उत्तराखंड में औसतन सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो नरेंद्र नगर आप वैसे याद रखोगे, जो कि टिहरी गढ़वाल में आता है। लेकिन शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पौड़ी में होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये तो कई बार जो ये UKSSC है वो आंकड़ों से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे पूरे देश के क्षेत्रफल का कितने % भाग को घेरता है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पूरे देश के 1.69% भाग में फैला हुआ है। तो इतना आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट है थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो दर्रों से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं, हर जिले से संबंधित दर्रे आपको याद होने चाहिए। तो आइए देखते हैं थांगला दर्रा कहाँ पर है। थांगला दर्रा जो है वो चमोली ज़िले में स्थित है, तो इसे आप याद रखेंगे। थांगला दर्रा कहाँ पर है? चमोली ज़िले में। चमोली ज़िले के और भी कुछ दर्रे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कोई दर्रा कहाँ पर है? चमोली में। किंगरी बिंगरी दर्रा चमोली में स्थित है। कालिंदी दर्रा भी चमोली और उत्तरकाशी के बीच स्थित है। और शलसल दर्रा, चोरहोती दर्रा, तुंजुम दर्रा, माणा दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, माणा कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इतने आप दर्रे चमोली ज़िले से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी है? तो उत्तराखंड से लगभग, क्योंकि आपको पता ही है उत्तराखंड जो एक जड़ी बूटियों वाला प्रदेश है, तो उत्तराखंड में लगभग जड़ी बूटियों की 500 किस्में
मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है? तो उत्तराखंड में भूमि को 3 भागों में बांटा गया है, तलाऊ, उपराऊ और बंजर भूमि, जिसे हम इजरान कहते हैं। तो उत्तराखंड में कौन सी भूमि है तीनों में से जिसमें जो धान उगाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, तलाऊ भूमि हो जाएगी जिसमें उत्तराखंड में मुख्यतः धान उगाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उत्पादित की जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो उत्तराखंड में मुख्य फसल कौन सी जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उगाई जाती है? वो है गेहूँ। उत्तराखंड के लगभग 33% भाग पर गेहूँ जो है उगाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तो उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये उत्तराखंड को 8 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो उत्तराखंड को कौन कौन से 8 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, इससे आप याद रखेंगे। सबसे ऊपर रहता है ट्रांस हिमालय, उसके नीचे आता है वृहत हिमालय, वृहत के बाद लघु हिमालय या फिर उसे मध्य हिमालय भी बोल सकते हो आप। लघु के बाद आता है दून घाटी के बाद आता है शिवालिक क्षेत्र के बाद आता है भाबर क्षेत्र और भाबर क्षेत्र के बाद आता है तराई क्षेत्र। तो इतने आपको उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र याद रखेंगे। उत्तराखंड के कितने भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया? 8 भौगोलिक क्षेत्रों में, ट्रांस हिमालय, फिर वृहत हिमालय, लघु हिमालय, दून घाटी, शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन अभी पहले ही मैंने बता दिया आपको। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो पूरे देश का 1.69% है। नेक्स्ट है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? भवानी सिंह रावत ने की थी। भवानी सिंह रावत वही हैं जिन्होंने उत्तराखंड में चंद्रशेखर आज़ाद को शरण दी थी, और चंद्रशेखर आज़ाद को गोली चलाने के जो ट्रेनिंग थी वो भी भवानी सिंह रावत ने ही दी थी जब वो यहाँ पर उत्तराखंड में आए थे। तो इतना आपको इनसे याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ये प्रसिद्ध रचना है सुरेंद्र सिंह पांगती की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी इसमें प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो मैंने फैक्ट बताए हैं उन्हें भी आप ज़रूर नोट कीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो धन्यवाद।